नमस्कार। अक्सर हम सोचते हैं कि नाटक लिखना भी कहानी लिखने जैसा ही होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। नाटक लिखने का एक अपना छिपा हुआ व्याकरण है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो दरअसल किसी लाइव इवेंट को तैयार करता है। तो आइए आज इसी ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करते हैं। इस सफर में हम सबसे पहले जानेंगे कि एक नाटक सिर्फ शब्दों का खेल क्यों नहीं है। फिर देखेंगे कि वो समय के बंधन से कैसे जुड़ा है, शब्दों में एक्शन कैसे आता है, संवाद की अनकही परतों यानी सबटेक्स्ट का क्या मतलब है, और आखिर में ये कि कैसे अस्वीकार की शक्ति ही एक नाटक को जन्म देती है। तो सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल, आखिर एक नाटक साहित्य के दूसरे रूपों से, जैसे एक उपन्यास से, अलग कैसे है? इसका जवाब छिपा है पन्ने और मंच के बीच के फर्क में। और यही सवाल हमें सीधे मुद्दे की तह तक ले जाता है। ये हमें सिर्फ कहानी और किरदारों से आगे सोचने पर मजबूर करता है कि बात कुछ और है। देखिए, एक नॉवल जो है वो पन्ने पे ही पूरी तरह से मुकम्मल है, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट। लेकिन एक नाटक की स्क्रिप्ट, वो तो बस एक खाका है, एक ब्लूप्रिंट। वो तब तक अधूरा है जब तक उसे मंच पर एक्टर जिंदा ना कर दें। और जानते हैं, हमारी भारतीय परंपरा में इसके लिए कितना खूबसूरत शब्द है, दृश्य काव्य, यानी वो कविता जो देखी जाती है। ये शब्द ही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है कि नाटक को सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, उसे देखा जाता है। अब सोचिए, जब कोई चीज़ लाइव परफॉर्म होती है तो वो हमेशा एक बहुत बड़ी सीमा में बंध जाती है, और वो सीमा है समय की। एक नॉवेल को तो हम कभी भी उठाकर पढ़ सकते हैं, बीच में छोड़ सकते हैं, फिर वापस शुरू कर सकते हैं, है ना? पर एक नाटक के साथ ऐसा नहीं हो सकता। उसे एक ही बार में शुरू से अंत तक देखना होता है। और समय की इसी पाबंदी का असर बहुत गहरा होता है। इसका मतलब है कहानी हमेशा हमेशा प्रेजेंट टेंस में चलती है, दर्शकों की आंखों के ठीक सामने। इसीलिए तो स्टेज डायरेक्शंस भी हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही लिखे जाते हैं। भले ही कहानी इतिहास की हो, उसे मंच पर अब और यहीं दोबारा घटित होना पड़ता है। तो ठीक है, समय कम है, माध्यम विजुअल है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक लेखक के सबसे बेसिक टूल यानी उसके शब्दों पर इसका क्या असर पड़ता है? इसका सीधा मतलब ये है कि एक नाटककार एक उपन्यासकार की तरह लंबे चौड़े विवरण नहीं दे सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। नाटक में तो हर शब्द को काम करना पड़ता है, हर शब्द को एक्शन पैदा करना होता है, सीन बनाना होता है। और ये बात नाट्यशास्त्र में कितनी खूबसूरती से कही गई है कि बोला जाने वाला शब्द नाटक का शरीर है। यानी शब्द सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, वो तो परफॉर्मेंस की बॉडी है, उसका भौतिक रूप है। और यहीं से हम आते हैं एक नाटककार के सबसे शक्तिशाली हथियार पर, एक ऐसी चीज जो बोले गए शब्दों के मतलब से भी कहीं आगे जाती है। ये है सबटेक्स्ट, यानी वो बातें जो बोली नहीं जा रही लेकिन समझी जा रही हैं। जो सबसे सफल नाटक होते हैं ना, उनमें सबटेक्स्ट भरा होता है। अनकहे संवाद बोले गए संवादों से ज्यादा असरदार होते हैं। इसको समझने के लिए चलिए थिएटर की सबसे मशहूर पंक्तियों में से एक को देखते हैं, हैमलेट की लाइन। हैमलेट जब कहता है होना या ना होना, तो वो असल में क्या कह रहा है? क्या वो सिर्फ जीने या मरने की बात कर रहा है? नहीं। इस लाइन की ताकत इसके शब्दों में नहीं, बल्कि उन अनकहे विचारों के समंदर में है जो इसके पीछे छिपे हैं। जिंदगी, मौत, बदला, सब कुछ। और जानते हैं, सब टेक्स्ट इतना शक्तिशाली हो सकता है कि मंच पर एक पल की खामोशी या अंधेरा एक उपन्यास के 20-25 पन्नों के बराबर असर डाल सकता है। सोचकर देखिए। तो हमने देखा, परफॉर्मेंस, समय, संवाद, सबटेक्स्ट, ये सब मिलकर आखिर किस चीज को जन्म देते हैं? इन सब का इंजन क्या है? वो है संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट। थिएटर अपने स्वभाव से ही प्रतिरोध का यानी विरोध का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। वो चीजों को जैसी हैं वैसी स्वीकार नहीं कर सकता। जब किरदार आपस में मिलते हैं तो विचारों का टकराव होता ही है, और इसी टकराव से नाटक पैदा होता है। और इसके लिए एक बड़ा ही अहम कॉन्सेप्ट है अस्वीकार, यानी रिजेक्शन। कह सकते हैं कि नाटक का जन्म ही किसी न किसी चीज को अस्वीकार करने से होता है, असंतोष से, संघर्ष से। और यही वजह है कि जो नाटक बस हाँ में हाँ मिलाते हैं, वो ज्यादातर लंबे समय तक याद नहीं रहते। सबसे शक्तिशाली नाटक जैसे अंधा योग या तुगलक,
वो असंतोष और संघर्ष से भरे पड़े हैं। और शायद इसीलिए नाटककार अक्सर आदर्श हीरो से ज्यादा जटिल एंटी हीरो में दिलचस्पी रखते हैं। इसे समझने का एक क्लासिक तरीका राम और रावण के किरदारों को देखना है। राम स्थापित व्यवस्था और आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं रावण उन्हीं व्यवस्थाओं से संघर्ष और उनके अस्वीकार का प्रतीक है। तो एक नाटककार के नजरिए से देखें तो रावण के किरदार में नाटक के लिए, कॉन्फ्लिक्ट के लिए ज्यादा गुंजाइश दिखती है। तो ये सारी बातें हम एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ती हैं कि अगर थिएटर अस्वीकार की कला है, तो आज के थिएटर को आज के समय में किस यथास्थिति को चुनौती देनी चाहिए।